हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि हमने जेकेपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो हमने स्टार्ट की थी सीरीज़। उसी में मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस 2021 के। सीरीज़ ए है। इसमें क्वेश्चन नंबर 16 में ही आस्क दैट हु मोबिलाइज द विलेजेस ऑफ परगना बैरौत इन उत्तर प्रदेश टू जॉइन द 1857 रिवोल्ट। ये क्वेश्चन जो 1857 की क्रांति थी उसमें से पूछा गया है और इसके चॉइसेस में पूछ रहा है कि पहले गोनू, शाहमाल, नाना साहिब या पेशवा बाजीराव। हमें इसमें एलिमिनेशन भी लगाना है और हमें जो इसके बाकी चॉइसेस पूछे गए हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं और जो फ्रेम करते हैं क्वेश्चन उनमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं और इनसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और गाइडेंस भी मिलती है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। गोनू जो थे उनने लेड किया था ट्राइबल को अगेंस्ट ब्रिटिशर्स फ्रॉम सिंगभूम रीजन। ये यूपी के नहीं थे, ये सिंगभूम रीजन के थे, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन जो है शाहमाल, ये एक लोकल विलेजर थे फ्रॉम परगना बिहार के, जो कि परगना बैरौत के थे। ये इसमें मिस प्रिंट हुआ है, यूपी के। इनने ऑर्गेनाइज़ किया था 84 विलेजेस को, 84 देश, यानी हिंदी में हम 84 को 84 कहते हैं। 84 देश इन्होंने इकट्ठे किए थे उस टाइम ब्रिटिशर के अगेंस्ट 1857 की जो क्रांति थी उसमें। पेशवा बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी होगी, उसमें जो देखा है कि वो एक मराठा थे, तो मराठा ये हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि यूपी में इनका हम क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपी के रिलेटेड है। नेक्स्ट मैं आपको 1857 की क्रांति में जो लोग और भी एसोसिएटेड थे जिनने अपने अपने लोकल लेवल पे विलेजेस को या फिर अपने एसोसिएटेड लोगों को इकट्ठा किया उस क्रांति में हिस्सा लेने के लिए, और लीडर्स के नाम बताना चाहता हूँ जिनने जहाँ जहाँ पे लीड किया था, साथ में उन जगहों के नाम भी बताऊँगा, वो आपको वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नाना साहिब जो थे उन्होंने लेड किया था रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर। हमारे इस चॉइसेस में नाना साहिब का भी मैंशनड है, तो याद रहे कि नाना साहिब ने कानपुर से लीड की थी। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ से लीड किया था। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी जिनको कहते हैं, इनने झांसी से लीड किया था। दिल्ली से हमारे बहादुर शाह जफ़र जो थे उनको लीडर चूज़ किया था। जितने थे 1857 में क्रांतिकारी, इन सब ने हम बहादुर शाह जफ़र को अपना लीडर चूज़ किया था कि आपको हम दोबारा से अपना लीडर जो है पूरे हिंदुस्तान का बादशाह डिक्लेयर करते हैं और अंग्रेज़ों को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो उनको एक अपने रहनुमा के तौर पे उनने चूज़ किया था, तो वो लीड कर रहे थे दिल्ली से। कन्वर सिंह जो थे वो एक लोकल ज़िम्मेदार थे, वो बिहार से लीड कर रहे थे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं, इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय सिंह एंड जसवंत सिंह वर प्रेजेंटेड द टाइटल मिर्ज़ा राजा बाय विच मुगल एम्परर। जय सिंह और जसवंत सिंह को किस मुग़ल बादशाह ने मिर्ज़ा राजा का टाइटल से सम्मानित किया था? बहादुर, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा राजा टाइटल जो था वो औरंगज़ेब ने दिया था जय सिंह को और जसवंत सिंह को। एक और टाइटल था मिर्ज़ा राजा सवाई, ये टाइटल जहांगीर शाह ने दिया था जय सिंह ऑफ अंबर को। अब टाइटल्स की बात हो रही है तो हमें यहाँ से ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब टाइटल्स की बात हो तो और टाइटल्स भी आदमी साथ साथ में देखता रहे कि किसने किसको दिया था। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जहांगीर शाह आल्सो गेव टाइटल ऑफ महाराजा टू अजीत सिंह। जहांगीर शाह ने एक टाइटल महाराजा का अजीत सिंह को भी दिया था। अकबर टू, ये अकबर वन नहीं है, याद रहे कि ये अकबर टू जो था इसने टाइटल दिया था राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो थे ये इंडियन रेनेसां के फादर भी कहलाते हैं। इन्होंने सती प्रथा के अगेंस्ट बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी। उस टाइम पे सोसाइटी में सती प्रथा को इतना उसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत काम किया और आखिरकार अंग्रेज़ों ने उस पर बैन लगाया और प्रतिबंध लगाया उस पर। ये इनकी बहुत बड़ी उस पर कोशिशों की वजह से वो हुआ था पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिज़ाइन द फेमस बाज़ार ऑफ चांदनी चौक फॉर शाहजहांस न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद दिल्ली में जो शहर है उसके लिए किसने चांदनी चौक का बाज़ार डिज़ाइन किया था? इसमें 4 ऑप्शंस हैं, गुलबदन बेगम, रोशन आरा, जहान आरा और नूर जहान। याद रहे कि गुलबदन बेगम वाज डॉटर ऑफ बाबर,
ये बाबर की लड़की थी, बेटी थी उसकी। तो इस तरह से ये एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये चांदनी चौक शाहजहां के टाइम की बात कर रहा है। तो बाबर की जो पहला वो उसका पीरियड उससे पहले का था, तो हम यहाँ से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रोशन आरा जो डॉटर थी शाहजहां की बीवी मुमताज़ महल, जिसके नाम पे उसने ताजमहल बनाया था जिसकी याद में, इसको टाइटल दिया था पादशाह बेगम का औरंगज़ेब ने। ये भी याद रखना है। अब ये जहाँ पे मेंशन्ड हैं, हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं कि रोशन आरा जो थी वो बेसिकली डॉटर थी शाहजहां की, इसको टाइटल दिया था पादशाह बेगम का औरंगज़ेब ने। बादशाह बेगम मीन्स फर्स्ट लेडी। जैसे आज के टाइम पे जो बाइडेन हैं, उनकी वाइफ जो जिल बाइडेन हैं, उनको फर्स्ट लेडी कहा जाता है। तो उस टाइम पे बादशाह बेगम के ख़िताब से नवाजा जाता था। ये भी टाइटल है। ऊपर भी हमने टाइटल्स की बात की, यहाँ पे भी टाइटल दिया जा रहा है। ये याद रहे कि इनको औरंगज़ेब ने दिया था। चांदनी चौक ऑफ शाहजहानाबाद वाज डिज़ाइंड बाय जहान आरा। ये जहान आरा ने इसको डिज़ाइन किया था। ये भी डॉटर थी शाहजहां की। शाहजहां की 2 डॉटर्स हमने अभी पढ़ी, एक रोशन आरा, दूसरी जहान आरा। इनके भाई, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब था, शाहजहां का एक बेटा दारा शिकोह था और एक शुजा था। इन तीनों में से जो औरंगज़ेब था उसने बाकियों को हरा के सल्तनत और सुल्तान बना था, वही बादशाह बना था। तो याद रहे इनकी बहनें ही थी ये, जहान आरा और रोशन आरा। और औरंगज़ेब ने लास्ट जब उसने अपना गद्दी पे विराजमान हुआ तो अपने बाप को उसने घर में बंद कर दिया था, नज़र बंद कर लिया था। उस टाइम पे ये जहान आरा जो थी यही अपने बाप का ध्यान रखती थी। और जहान आरा को पादशाह बेगम का ख़िताब जो है वो शाहजहां ने दिया था। यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम इस तरह से होते हैं। हमने जहान आरा, रोशन आरा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा। अब MCQs में नेक्स्ट मेंशन नूरजहां है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। नूरजहां वाज वाइफ ऑफ जहांगीर। शी बिल्ट टॉम्ब ऑफ इमातुद्दौला। इमातुद्दौला का टॉम्ब जो है बहुत फेमस है। ये इसके फादर थे नूरजहां के, ये बनाया था नूरजहां ने उनकी वफ़ात के बाद, यानी कि उनका मज़ार मकबरा। नूरजहां बिल्ट मैनी गार्डन्स। उसने गार्डन्स भी बहुत सारे बनाए थे। जैसे अच्छाबल में रॉयल गार्डन है जो, वो भी इसी ने बनवाया था अपने टाइम में। एक बात याद रहे, जैसे टॉम्ब की बात हो रही है और मुग़ल वुमेन उस टाइम पे जो थी, उन लेडीज़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक लेडी बेगा बेगम भी थे जो कि हुमायूं की फ़र्स्ट वाइफ थी। उन्होंने टॉम्ब ऑफ हुमायूं बनाया था, उनका मकबरा। मुग़ल के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसका, जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो ये क्रोनोलॉजी भी आपके जहन में हो। मुग़ल्स बेसिकली तिमुरिद थे, डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जो बाबर था जिसने यहाँ पे स्थापना की थी मौर्य एम्पायर की, उसकी माँ जो थी वो मंगोल थी और उसका बाप जो था वो तिमुरिद था। इस तरह से इन दोनों का इसमें ब्लड था। सबसे पहला मुग़ल एम्परर जो यहाँ पे इंडिया में आया वो बाबर, फिर उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फ़ारुख शय्यार, फिर रंगीला। औरंगज़ेब के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मुग़ल एम्पायर है वो टूटना शुरू हो चुका था और ये बाद के जो रूलर्स थे वो सारे के सारे बहुत ही वीक थे, उतने एफिशिएंट नहीं थे, एबल नहीं थे जितने इससे पहले के थे। तो याद रहे कि इसके बाद बहुत सारी लोकल किंगडम्स, बहुत सारे लोकल नवाब्स खड़े हो गए थे। जैसे हैदराबाद जो है, बंगाल, ये अलग हो गए थे मुग़ल एम्पायर से। और इस तरह करते करते बहादुर शाह ज़फ़र जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, उसके टाइम में जब क्रांति आई 1857 में, उसको जब बादशाह डिक्लेयर किया क्रांतिकारियों ने, तो अंग्रेज़ों ने इन सब को बुरी तरीके से सप्रेस किया था और बहादुर शाह को फिर जेल कर दिया था और इस तरह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मटेरियल विद विच द हड़प्पन सील इज़ मेड ऑफ। हड़प्पन सील यानी मोहरें, जो स्टैंप्स जैसे आज के टाइम पे यूज़ होती हैं, वो किस चीज़ की बनी होती थी? कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टेटाइट या फिर आयरन। तो हम इसके बारे में थोड़ा हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पन सील्स वर मेड बाय स्टेटाइट। ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है, स्टोन्स की अलग अलग किस्में होती हैं, सॉफ्ट स्टोन की बनी है स्टेटाइट। और इन सील्स पे फिगराइन ऑफ हम्पलेस बुल, यूनिकॉर्न, एनिमल्स की फिगर्स बनी होती थी। और वी आल्सो फाउंड पशुपति फिगराइन सील, यानी कि पशुपति उस टाइम की डीटी हुआ करती थी जिसको वो लोग उसकी वर्शिप करते थे। पशु मीन्स एनिमल, पति मीन्स लॉर्ड। हम ये कह सकते हैं कि पशुपति की उस टाइम जो ये उनकी प्रिंसिपल डीटी थी जिसको ये वर्शिप करते थे, और ये लॉर्ड ऑफ एनिमल्स था उस टाइम पे, जितने भी वहाँ पे
लोग थे वो इसको अपना गॉड मानते थे। ब्रॉन्ज़, उस टाइम पे, अब ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते थे कि ब्रॉन्ज़ का क्या क्या इस्तेमाल होता था उस टाइम पे। ब्राउन का यूज़ उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हमें जो एक डांसिंग गर्ल मिली है मोहनजोदारो से, वो ब्रॉन्ज़ की बनी हुई मिली है, तो बहुत फेमस है ये। तो यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे मेटल का इस्तेमाल भी होता था। ब्रॉन्ज़ बेसिकली एक अलाय है जो मेटल्स के, 2-3 मेटल्स के मिलने से भी बनता है। वो साइंस पोर्शन में जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे किस किस इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये जो मेथड था इसका फॉर्मेशन का, इस ब्रॉन्ज़ इमेज का, ये लास्टिंग वैक्स टेक्निक, ये पोस्टिंग नहीं है, यहाँ से टाइपिंग एरर है, ये हम जब शेयर करेंगे तो इसको करेक्ट कर लेंगे। आप फ़िलहाल अपने नोट्स में इसको करेक्ट कर लो। लास्टिंग वैक्स टेक्निक से इसको बनाया गया था। ये भी बाज़ दफ़ा कुछ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आता है और आया है। अदर कॉमन मेटल्स ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम पे जिन मेटल का यूज़ था, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। और सिल्वर वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय इंडस वैली पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये बताया जाता है कि जो सिल्वर है वो फर्स्ट मेटल था, फर्स्ट टाइम जो मेटल यूज़ किया है सिल्वर, यानी पूरी विश्व में सबसे पहले सिल्वर इंडस वैली वालों ने यूज़ किया है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स, सेमी प्रेशियस स्टोन आप देखते होंगे लोग अंगूठी लगाते हैं या फिर कोई ज्वेलरी डालते हैं, उसमें स्टोन्स भी होते हैं कुछ प्रेशियस स्टोन्स, तो इंडस वैली में वो भी यूज़ होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल लैपिस लेजुली फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ये इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान से और ये यूज़ करते थे इंडस वैली वाले लोग उस टाइम पे। टेराकोटा यूजेस, टेराकोटा क्या रहता है, जो जब मट्टी को हम पकाते हैं और वो पक जाती है तो उसको टेराकोटा कहते हैं। उसके अलग अलग टॉयज़ बनाते थे, उसके बर्तन बनाते थे वो लोग। तो ये याद रखना, उस टाइम बर्ड्स, टॉयज़ वगैरह टेराकोटा के भी एक्सकेवेशन के बाद मिले हैं। स्टोन के भी बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं इंडस वैली साइड से। स्टीटाइट इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, एक दाढ़ी वाला आदमी मिला है मोहनजोदारो से, एक्सकेवेशन से जब वहाँ खुदाई की गई तो दाढ़ी वाला आदमी स्टोन का है वो, स्टेटाइट का, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा कि उसकी सील्स भी होती थी, उसी स्टेटाइट के एक बियर्डेड मैन फ्रॉम मोहनजोदारो, उसका स्कल्पचर भी मिला है। रेड सैंड स्टोन, रेड सैंड स्टोन, अभी जब आप में से कोई मॉन्यूमेंट्स देखने दिल्ली या फिर आगरा इन एरियाज़ में जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारे रेड सैंड के मॉन्यूमेंट्स हैं। इस तरह से इसका टॉर्सो मिला है एक मेल का फ्रॉम हड़प्पा से। आपको इसमें ये चीज़ें याद रखनी है कि स्टेटाइट की इमेज कहाँ से मिली और वो किस चीज़ की बनी हुई थी। रेड सैंडस्टोन का टॉर्सो जो था वो मेल का था, फीमेल का था, ये याद रखना है कहाँ से मिला। टॉर्सो मीन्स के अगर बॉडी हो जिसमें लिम्ब्स ना हो और हेड ना हो, लिम्ब्स बोले तो हाथ पैर उसके ना हो और हेड उसका ना हो, तो उस बाकी पोर्शन को टॉर्सो कहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कमांडर ऑफ अहोम आर्मी हु डिफीटेड द मुगल आर्मी एट द बैटल ऑफ सरिया घाट इन 1671 ऑन बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। अहोम किंगडम जो थी, इसके बारे में अब थोड़ा सा मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये मैप है अहोम किंगडम का। हमारा इस टाइम पे जो असम और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का जो एरिया है, यहाँ पे अहोम किंगडम हुआ करती थी और हमारा मुग़ल एम्पायर यहाँ तक एक्सटेंड करता था। इन दो एम्पायर्स के बीच में जब मुठभेड़ हुई उसके बारे में पूछ रहा है कि 1671 में जब इन दो किंगडम्स के बीच में वार हुई तो मुग़ल आर्मी को किसने डिफीट किया था अहोम की तरफ से। इसके ऑप्शन हैं राजा राम सिंह, शोहंगमुंग, तिरुत सिंह और लाचित बोरपुकन। आपको इन सब के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब, जब औरंगज़ेब का टाइम था उस टाइम पे वो बहुत एक्सटेंशन कर रहा था अपने एम्पायर की, दक्कन में, ईस्ट में, और अपना जो उसका एम्पायर था वो हर तरफ एम्पायर को एक्सटेंड करने की उसकी रहती थी स्ट्रेटजीज़। तो मीर जुमला एक जनरल हुआ करता था बंगाल का औरंगज़ेब के टाइम पे। इन्होंने पूरी कोशिश की कि अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड करें टुवर्ड ईस्ट। ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है इस टाइम पे। असम देख लें आप मैप पर, या अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ पे उस टाइम अहोम किंगडम हुआ करती थी। तो मीर जुमला ने कुछ टेरिटरीज़ ऑक्यूपाई की, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स अहोम्स रिकवर्ड देयर टेरिटरीज़। कुछ वर्षों के बाद जो अहोम से उनने अपनी टेरिटरीज़ वापस ले ली। फिर राजा राम सिंह कमांडर बने मुग़ल के इन बंगाल
अंडर हीज कमांड बैटल ऑफ शरिया घाट वॉज फॉट बिटवीन अहोम एंड मुगल्स। ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से MCQ सॉल्व हो जाता है, ये आपको याद रखना है कि राजा राम सिंह मुगल की तरफ से लड़ रहे थे और अहोम की तरफ से लड़ रहे थे लोचित बर्कपुखान। इसमें अहोम जो थे वो जीत गए थे। ये आपको इसमें इस क्वेश्चन के रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और अहोम्स जो हैं इनने बाद में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी विद्रोह किया था और गोमदार कन्वर इनके लीडर थे जब इनने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनता है। ब्रिटिशर्स का टाइम बाद में आता है मुगल्स के, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई हैव एडेड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लेस डिड द गडकरी अपराइजिंग ऑफ 1844 टेक प्लेस। देखें 1857 में सबसे बड़ी क्रांति हुई थी जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग प्रांतों में अपने लोकलाइज्ड लेवल पे विद्रोह होते थे। उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि 1844 में जो गडकरी अपराइजिंग हुई थी वो किस जगह पे हुई थी। तो मैंने इस क्वेश्चन के साथ 1844 से पहले जितनी भी अपराइजिंग्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने ऐड कर दी हैं। आपको ये सब मैं अटैच कर रहा हूँ साथ में, ये आपने याद रखनी है ताकि कोई भी अपराइजिंग आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये बता सकें। सिविल अपराइजिंग जैसे भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इस रीजन में गडकरी अपराइजिंग जो है वो महाराष्ट्र में हुई थी। सबसे पहले अपराइजिंग है, फिर रीजन है किस रीजन में हुई और उनका लीडर कौन था। मदीनापुर जब बंगाल में हुई थी, इनको दामोदर सिंह ने लीड किया। मोमारियास असम में थे, कृष्णा रायन ने इनको लीड किया। इस तरह से आप लिस्ट दे सकते हैं। ये सारी लिस्ट आपको याद करनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में छूटे नहीं और एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और अब जो नया ट्रेंड है उसमें MCQs में इस तरह चॉइसेस होती हैं कि वी हो मैनी अमंग द अबव आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। तो उसमें जितनी आप ज़्यादा चीज़ें आपको याद भी होंगी और फैक्चुअल चीज़ें जितनी याद होंगी वो आपको बेनिफिशियल ही रहेगा वहाँ पे एलिमिनेट करने वाले मेथड में भी और इसमें भी हेल्पफुल रहेगा। सिविल अपराइजिंग्स हैं, पीजेंट अपराइजिंग्स हैं, ये आपने यहाँ से लिस्ट देखनी है। मोपड़ा जैसे केरला के मालाबार मुस्लिम पीजेंट जो थे, ये वहाँ के लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ इनने विद्रोह किया था। ये उससे पहले का है, बाद में भी चला था ये। तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी है यहाँ से, इन सब के डिटेल यहाँ मैंने अटैच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 एट लाहौर, कराची, अलीगढ़ या ढाका। मुस्लिम लीग कहाँ पे फाउंड होती है, ये सिंपल क्वेश्चन है। 1906 में मुस्लिम लीग वाज सेट अप इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क इन ढाका। ये अपने इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, लोगों के नाम याद रखने हैं और उसकी डेट भी याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग या छोला किंग, आप प्रोनाउंसिएशन जैसे भी कर सकते हैं, अज्यूम द टाइटल गंगाई कोंडान। चोलास जो थे इनकी टेरिटरी हमारे साउथ इंडिया में, जहाँ आज के टाइम पे तमिलनाडु, कर्नाटका एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये आपको चोला में दिखा रहा हूँ। चेरा, चोला, पांड्याज, ये हमारे साउथ इंडिया में किंगडम हुआ करती थी। इनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा किंग था जिसका टाइटल गंगाई कोंडान था। देखो टाइटल्स के हम 2-3-4 क्वेश्चन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। टाइटल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको टाइटल्स जहाँ भी मिलते हैं उनके अलग लिस्ट बना लें तो वो काफ़ी आसानी से आप वो चीज़ कवर कर लेंगे। राजा चोला जो था, अब इनके जो MCQ में पर्सनालिटीज़ मेंशन है किंग, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। इसने बनाया था राजा राजेश्वरम टेम्पल एट तंजौर। राजेंद्र चोला जो था ही कम्प्लीटली कंकर्ड श्रीलंका। देखें इनके पास ही श्रीलंका लाई करता है, तो इस बादशाह ने श्रीलंका पे कब्ज़ा कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था। और इसी बादशाह ने ही एज्यूम टाइटल गंगाई कोंडा छोलापुरम। कराईकाला इसने फाउंड की थी सिटी ऑफ पुहर। चोला में एक सिटी थी पुहर, जो वहाँ पोर्ट भी बड़ी फेमस थी। ये सिटी फाउंड की थी कराईकाला ने। परांतका टू भी यहाँ का एक किंग था। ही इज़ नोन एज इज सुंदरा चोला। देखो सुंदर कहते हैं उसको जो बहुत ही हसीन हो, उर्दू में कह लो, ब्यूटीफुल कह लो, हैंडसम कह लो, मर्द है ये सुंदर हुआ करता था। कहते हैं ही इज़ कंसिडर्ड एज एपिटोम ऑफ मेल ब्यूटी, यानी मर्दों में जो खूबसूरत लोग होते हैं ना, उसकी एक मिसाल समझा जाता था ये परांतका। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 अडॉप्टेड बाय लॉर्ड लिटन वाज इंटेंडेड टू। लॉर्ड लिटन जो था इसने एक बहुत ही इनफेमस एक्ट, यानी बदनाम ज़माना एक्ट उस टाइम पे
पास किया था इंडियन प्रेस, जो हमारी वर्नाकुलर प्रेस होती है, जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस जैसे हमारी हिंदी या अपनी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें जो अखबार छपते थे, उर्दू में छपते थे, उनको सप्रेस करने के लिए इसने ये एक्ट पास किया था। इसको गैगिंग एक्ट भी कहते हैं। और इसने और भी बहुत, ये बंदा बड़ा ख़तरनाक था, इसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। जैसे आर्म्स एक्ट इसने पास किया था, इससे इसने डिसअलो कर दिया था इंडियंस को कि आप आर्म्स नहीं रख सकते जब तक तुम्हारे पास लाइसेंस ना हो। इसने इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए 21 साल जो एज थी उस टाइम की, उसको और कम करके 19 साल कर दिया था, ताकि इंडियन कम से कम उसमें जा सकें, क्योंकि इंडिया में इतना लेवल तो था नहीं एजुकेशन का, उस टाइम पे इतनी पढ़ाई आम नहीं थी। तो एज भी कम कर दोगे तो दिस वुड बी द डिसएडवांटेज फॉर द इंडियंस। तो अभी देखें, अभी सिविल सर्विसेज के लिए इंडिया में एज क्या है, वो 32 ओपन मेरिट की रहती है लास्ट अटैम्प्ट के लिए। फिर रिजर्वेज जो कैटेगरीज होती हैं उनका अलग अलग 35, 37 अलग अलग है। तो उस टाइम का आप देखें उसने एज को फर्दर कम किया। अभी ये रिलैक्सेशन, जैसे हमारे JKPSC में एस्पिरेंट्स ने अभी रिलैक्सेशन रिसेंटली मांगी है कि 32 से 35 किया जाना चाहिए। तो ये एक अलग इशू है रिजर्वेशन का। बहरहाल आप याद रखें कि उसने उस वक्त एज को कम किया था लॉर्ड लिटन ने। उस लॉर्ड लिटन का क्वेश्चन है तो हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं उसके बारे में। इसी लॉर्ड लिटन ने ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877 में ऑर्गेनाइज़ किया था, जबकि कंट्री में बहुत कहत थे, फैमिन की हालत थी। और फिर क्वीन विक्टोरिया को उस टाइम पे डिक्लेयर किया गया था कैसरे हिंद का खिताब दिया गया था इसी टाइम पे। फिर एक एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन है कि वेत्ती, इसको वेष्टी भी कहा जाता है, रेफर्स टू टैक्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, टैक्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स या फिर फोर्स्ड लेबर। एंशिएंट टाइम में हमें टैक्सीज अलग अलग तरह के जो थे हमें याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एंशिएंट इंडिया में टैक्सीज इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर अगर हो तो इसको वेट्टी भी कहते थे और विष्टी भी कहते थे। जब कभी राजा की जो फ़ौजें थी वो किसी इलाके से जाती थी, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि फोर्स्ड लेबर कैसे हुआ करती थी, तो वहाँ के लोगों को राजा की उन फ़ौज को खाना खिलाना होता था, उनके बाकी बंदोबस्त करने होते थे, और इसके बदले में उनको हर साल में करना ही करना होता था, कंपलसरी था, यानी आपको करना ही करना, इसमें ना नहीं कर सकते थे वहाँ के लोग। फिर टैक्सीज होते थे फूड ग्रेन्स, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर फूड, आजकल टैक्सीज की अलग फॉर्म है, उस टाइम में फूड ग्रेन ही प्राइम सोर्स था, तो फूड ग्रेन पे टैक्स था। जिसके पास जिसके पास लैंड थी, फूड ग्रेन थे, उन पे जो टैक्स था उसको भागा कहते थे। टैक्सीज इन द फॉर्म ऑफ वॉलेंट्री ऑफरिंग, जैसे बलि चढ़ाते हैं आजकल लोग कि फ़लानी चीज़ की बलि लगा दी, उस टाइम पे ये सब चीज़ें राजा को जाती थी, इस टैक्स को बलि कहते हैं। टैक्सीज इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, अब राजा को फ्रूट्स भी जाते थे, या फिर लैंड ओनर जो उस वक्त के होते थे उनको फ्रूट्स, फायरवुड भी विलेजेस भेजा करते थे, इसको भोग कहते थे, अभी भी भोग कहते हैं, जैसे भोग चढ़ाते हैं। तो ये याद रखना आपने, भोग, बलि, भागा, ये टैक्सीज रहे हैं, विष्ठी भी। मेडिवल इंडिया में थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर चेंज होता है, टैक्सीज में भी थोड़ा सा चेंज आता है, पर आपको नाम याद रखने। खर्च जो टैक्स है ये एक लैंड पे का टैक्स है, खर्च टैक्स लैंड का टैक्स है। ज़कात टैक्स जो है ये मुस्लिम की प्रॉपर्टीज़ पे लगता था। जिजिया, ये नॉन मुस्लिम को टैक्स पे करना होता था। खमस, ये जब जंग होती थी उससे जो माले गनीमत या जो उससे सामान आता था उस पर ये टैक्स लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन इन 1817 बाय। अब ये बुक का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बुक का ऑथर पूछ रहे हैं कि किसने ये बुक लिखी है। जिनके नाम मेंशन्ड हैं उनकी कुछ बुक्स का मैं एक्सप्लेनेशन में बताता हूँ आपको। अबुल कलाम आज़ाद जो थे, इनने बुक लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम। जेम्स मिल जो हैं, इनने बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। G.H. फोर्ब्स, इनकी फेमस बुक है द गुडनेस ऑफ गॉड। सुचेता महाजन जो हैं, इनकी फेमस बुक है इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। इनकी और बुक्स भी हैं, बट जो फेमस बुक हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह आपने बुक्स, और ख़ास तौर पे जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनने जो बुक्स लिखी हैं उनके नाम आपको याद करने हैं, उनका अलग से टेबल बनाना है, किसने कौन सी बुक लिखी है वो आपको याद रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वेदास हैज़ 2 ग्रुप्स, शुक्ला एंड कृष्णा। अब वैदिक लिटरेचर से ये क्वेश्चन है। हमें जैसे कि पता है
कि वेदा जो हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। इसके जब आप वैदिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर की, तो आपको ये सारे क्वेश्चन बीच से हल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये आपके लिए अटैच किया है। आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेदास बेसिकली 4 टाइप में डिवाइड होते हैं, संहिताज, ब्राह्मणाज, आर्यंकाज और उपनिषद में। जो संहिताज हैं इनमें फर्दर 4 टाइप्स हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा में वेदा ऑफ प्रेज यानी किसी की तारीफ़ में वेदा हैं, जैसे गायत्री मंत्रा है। सामवेदा मेलोडीज़ जो कंपोज हुई हैं, रागाज अलग अलग तरह के, वो सामवेदा में आते हैं। यजुर्वेदा, इसमें प्रैक्टिसेस आती हैं, सेक्रीफाइस के दौरान आपको जो प्रोसीजर फॉलो करने हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। इसके जो टाइप्स हैं शुक्ला और कृष्णा, इसी के टाइप जो ऊपर क्वेश्चन हमें पूछा गया। फिर अथर्ववेदा है, मैजिकल फार्मूलाज, जो अलग अलग तरह के फार्मूलाज थे, डिजीज़ को कैसे क्योर किया जाए, इवल्स को कैसे क्योर किया जाए, इनके फार्मूलाज थे, अलग अलग प्रोसीजर्स थे। तो यही इसी चीज़ ने आगे चल के आस्ता आस्ता जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है उसको स्थापना की, उसको प्रोत्साहन दिया और आगे चल के वो इंडियन मेडिसिन हमारी इवॉल्व हुई। ब्राह्मणास बेसिकली कमेंट्रीज़ हैं। आप कोई बड़ी बुक पढ़ते हैं, उस पर अलग अलग स्कॉलर्स अपनी कमेंट्रीज़ लिखते हैं। इस तरह ये ब्राह्मणास जो हैं ये कमेंट्रीज़ हैं किस पे, वेदास पे। वेदास को और आसान समझने में कि कमेंट्रीज़ हैं ब्राह्मणास। इसकी एक एग्जांपल है स्थापता ब्राह्मणास। आर्यंकाज जो है ये बेसिकली जो साधु वगैरह फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे उनकी लिविंग के बारे में है। फिर उपनिषद जो है इसको वेदांता भी कहते हैं, यानी यहाँ पे आके वेद का जो टाइम था वो आस्ता आस्ता कंपोज जो हो रहे थे वो आखिरी दौर में था उनका, वेदांत यानी कि लास्ट फेज ऑफ वैदिक पीरियड। दे आर फिलोसफिकल एंड स्पिरिचुअल इन नेचर। इनकी इतनी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर वेंट टू पौंडीचेरी in 1910 to pursue his spiritual goals and remained there until his death, founding a famous ashram। अब किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन है, अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने याद रखना है। गांधी जी ने आश्रम जो साबरमती आश्रम में, वहाँ से उनने आपको याद होगा जो काम किए थे। और इसके बाद आपने याद रखना है कौन कौन सी जेल में वो कैद रहे हैं। पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आप एक अलग उनके नोट्स बना के उसमें ऐड करते रहें। इनने कौन सी बुक लिखी है, इनको कब अरेस्ट किया गया, ये किस आश्रम में गए, इनने कौन सा सत्याग्रह कहाँ से लॉन्च किया, और कौन सा एग्रीमेंट कहाँ किया, कौन सी कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ये सब चीज़ें आपने पर्सनैलिटीज़ के साथ भी ऐड कर देंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। आप बेशक बुक में पढ़ भी रहे हैं लेकिन आपके रिवीजन में अपने नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं बताता हूँ। इनका अरबिंदो घोष हैं, इनने जब पॉलिटिकल अपनी एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया तो फिर ये पौंडीचेरी शिफ्ट हो गए थे। अरबिंदो आश्रम लोकेटेड इन वाइट टाउन ऑफ पौंडीचेरी, ये उनके नाम जो है अरबिंदो उन्हीं के नाम पे रखा गया। द फाउंडेशन ऑफ दिस आश्रम वाज लेड ऑन 24 नवंबर 1926 में ये लेड किया गया। व्हेन ही वाज सराउंडेड बाय हिज डिसाइपल ऑल ओवर आफ्टर ही रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स एंड सेटल्ड इन पौंडीचेरी। ये पॉलिटिक्स से रिटायर होने के बाद पौंडीचेरी में सेटल हो गए थे और उन्होंने यहाँ पे लोगों की हेल्प करने के लिए और इनर पीस के लिए ये आश्रम की स्थापना की थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अब है मेडिवल इंडिया से, पूछ रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि कौन सी चीज़ पहले आई, कौन सी चीज़ बाद में आई। तो ये पूछ रहा है कि ये फॉलोइंग इन्होंने जो पर्सनालिटीज़ दी हैं, ये किंग या फिर प्रिंस, प्रिंसेस या फिर इनको नवाब कह लो, सुल्तान कह लो, इनका क्रोनोलॉजी बताओ, इनमें से पहले कौन आया, बाद में कौन आया। तो मैंने आपके लिए एक क्रोनोलॉजी चार्ट तैयार किया है, यहाँ से तो आप सेलेक्ट कर ही लेंगे ABC में जब आप क्रोनोलॉजी आती होगी। तो ये चार्ट आपको मैं समझा देता हूँ ज़रा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मेडिवल एम्परर्स ऑफ इंडिया। मेडिवल इंडिया में जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी क्रोनोलॉजी आपके लिए मैंने लाई है ताकि आपको अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया सिंध पे 712 AD में। उसके बाद 997 में, बहुत लंबे अरसे के बाद, तकरीबन 300 साल के अरसे के बाद, महमूद गजनी ने अटैक किया और इसने ऑक्यूपाई कर दिया अफ़गानिस्तान, मुल्तान, पंजाब इन एरियाज़ को। और ये सिर्फ बंदा लूट और प्लंडर करता था, सिर्फ लूट मार करके यहाँ से जो पैसा था वो ले जाता था अपने इलाकों में। महमूद गोरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में ये हारा था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने इसको हरा दिया था। फिर इसके बाद स्लेव डायनेस्टी आती है जिसका फाउंडर था कुतुबुद्दीन ऐबक।
इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखी थी। इससे पहले वाले जो हैं ये दिल्ली सल्तनत के स्थापक नहीं थे। ऐबक जो था इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी 1206 में। इसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को अपना नॉमिनेट किया कि मेरे बाद ये यहाँ की सुल्तान हो गई, और ये फर्स्ट और लास्ट लेडी थी जिसने के रूल किया, मुस्लिम लेडी। फिर बलबन, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी एम्पायर शुरू हो जाता है, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जिसने बहुत दूर दूर तक अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, साउथ तक भी, ईस्ट में भी बहुत दूर तक लाया था ये। बलबन का याद रहे कि इसने पाईबोस और सजदा वगैरह जो और नवरोज़ फेस्टिवल इसी ने इंट्रोड्यूस किए थे। इल्तुतमिश जो था इसने सिल्वर टांग का इंट्रोड्यूस किया था। इनकी इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ में आपने पढ़ना है, ये जस्ट क्रोनोलॉजी है। ये क्वेश्चन क्योंकि उन्होंने क्रोनोलॉजी का पूछा था तो मैंने चाहा कि आपको क्रोनोलॉजी यहाँ पे प्रेजेंट कर दूँ। तुगलक्स में गयासुद्दीन तुगलक, खिलजी के बाद तुगलक आते हैं, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक, और इसके बाद तिमूर ने इन्वेड कर दिया था इंडिया को। तिमूर इन्वेड करके वापस चला गया था, फिर उसने खिज़र खान को अपना यहाँ गवर्नर अपॉइंट किया। खिज़र खान के बाद मुबारक शाह रहा, और मुबारक शाह के बाद फिर सैयद थे, इनका रूल ख़त्म हुआ, और ये बाहुल लोदी जो था उनके सपुर्द करके चले गए थे ये वापस। लोदीज़ जो थे उनमें सिकंदर लोदी, गज़े सिकंदरी बहुत फेमस है जिससे मेजरमेंट की जाती थी लैंड की। फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी था एक। इब्राहिम लोदी का याद रहे कि ये बहुत एरोगेंट था। इसके टाइम पे मुग़ल जो दिल्ली सल्तनत है वो समझो खात्मे पे आ गई थी, क्योंकि ये बहुत एरोगेंट था, नोबल्स को बेइज्जत कर देता था ये। और इसके जो अपने वहाँ के गवर्नर्स थे, जो मिनिस्टर्स थे, वज़ीर थे, उन्होंने बाबर को इनवाइट किया, दौलत खान ने, कि ये इसके साथ आप वार लड़ो, और वो बाबर ने फिर इब्राहिम लोदी को हरा दिया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। बाबर के बाद शेर शाह रहा इंडिया में, हुमायूं था बेसिकली, लेकिन हुमायूं को शेर शाह ने बहुत बाद हराया है और इसको एग्ज़ाइल कर दिया था, और फिर उसकी डेथ हो गई थी। और बाद में हुमायूं ने वापस अपना, अफ़गान थे ये, इनको हरा के इंडिया में मुग़ल एम्पायर को दोबारा से शुरू किया। इसके बाद अकबर है, और जो उसके बाद की जो है वो डिटेल ऊपर हमने शेयर की है आपके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अथोराइज्ड आएगा यहाँ पे, ऑथर्ड, ये भी ठीक है, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, सुमित सरकार, आरसी मजूमदार, इनने जो बुक्स लिखी हैं उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमने अभी ऊपर बुक्स के ऊपर एक क्वेश्चन और पढ़ा है, आपको बुक्स की लिस्ट याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ने जो बुक्स लिखी हैं वो याद रखनी है, उनने कौन सी बुक लिखी है, ताकि आपको एग्ज़ाम में आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सके। आरसी दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है। दादा भाई नौरोजी जो थे बहुत फेमस थे, इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये बुक लिखी थी, यानी कि हिंदुस्तान में जो पॉवर्टी है और ब्रिटिशर जो किस तरह से इंडियन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और यहाँ का जो दौलत है इसको यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर ये बुक लिखी गई थी। इसके बाद सुमित सरकार ने लिखी थी स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। आरसी मजूमदार की बुक फेमस जो है वो एंशिएंट इंडिया है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है टॉपिक। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आप हमें अपने कमेंट्स बताएं, आपको हमें और किस तरह इम्प्रूव करें हम अपना टीचिंग स्किल, और क्या क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, और हम किस तरह से आपको बेटर सर्व कर सकें और आपको प्रोवाइड कर सकें मटेरियल। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।